स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज हमारे साथ है कावासाकी निंजा 300 BS6 2021 का मॉडल। मेरे पास है इसकी की एंड की के ऊपर कुछ कावासाकी के नीचे कावासाकी लिखा है, ऊपर के लिखा है। ऐसी की आती है। दो की आपको कंपनी से मिलती है, एक आप अपनी बाइक के साथ रख सकते हैं, दूसरी आप अपने घर पे रख सकते हैं। अगर इसको कहीं आपने घुमा दिया, कहीं पर आपने इसको खो दिया तो दूसरी वाली आपके काम आ जाएगी। इसमें 3 कलर आते हैं, लाइम ग्रीन, कैंडी लाइम ग्रीन, इबोनी ब्लैक। सो अगर आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाली बाइक चाहिए तो ये कलर आप ले सकते हैं, लाइम ग्रीन। अगर आपको ज़्यादा बीस्ट लुकिंग बाइक चाहिए तो आप इबोनी ब्लैक कलर ले सकते हैं। हैदराबाद का एक्स-शोरूम प्राइस है 3,18,000 रुपीज़। ऑन रोड आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 3.75 से लेकर 3.80 लैक्स। स्पेशल थैंक्स टू ऑरेंज कावासाकी। सबसे पहले आप अगर इसको चारों तरफ से देखना चाहे तो ऐसे देख सकते हैं। तो ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट ब्लैक कलर है बिकॉज मुझे ब्लैक ज़्यादा पसंद है। अब बात करते हैं बाइक के बारे में सामने से। तो सामने ये प्रोफाइल आप देखेंगे तो कुछ चेंज यहाँ पे हुआ नहीं है। एंड जो लाइट्स है आपको वही हेलोजन बल्ब के साथ मिलती है। लाइट्स के अंदर कुछ चेंज हुआ नहीं है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट दी गई है। विंडशील्ड जहाँ तक मुझे पता चला है कि थोड़ी बहुत ऊपर कर दी गई है। वैसे मेरे हिसाब से आई डोंट सी एनी ऑप्शन कि आप अगर ज़्यादा टूरिंग करते हो तो उसको ऊपर कर सकते हो या नहीं, लेकिन आफ्टर मार्केट आपको विंडशील्ड मिल जाएगी, वो आप लगा सकते हैं। मिरर जो है काफ़ी वाइड है, पीछे काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हो। जिस काम के लिए मिरर्स को दिया गया है वो काम काफ़ी अच्छे से करते हैं। जब भी आप बाइक को पार्क करते हो, स्पेशली अगर आप कहीं बाहर लेके जाते हो, कभी आप मूवी वगैरह देखने जाते हो तो बेसमेंट में अगर पार्क करते हो, पार्किंग में पार्क करते हो तो वो टाइम पे आप इसको ऐसे कर सकते हो। बहुत इजी है इसको ये करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आजू बाजू जो गाड़ियाँ रहती है वो कभी कभी टच करके तोड़ देती है। यहाँ पे आपको ये साइड में इंडिकेटर दिए गए हैं। ABS यहाँ पे लिखा गया है, ड्यूल चैनल ABS आपको इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। सामने का जो डिस्क प्लेट है उसका साइज है 290 mm। सिंगल डिस्क आपको दिया गया है ट्विन पिस्टन कैलिपर के साथ। अगर ट्विन डिस्क मिलता तो बात अलग हो सकती थी, लेकिन ब्रेकिंग जो है कावासाकी की बेस्ट इन क्लास होती है। इसकी ब्रेकिंग भी हम थोड़ी आगे टेस्ट करेंगे वीडियो में, तो वीडियो आप पूरा देखिए। MRF का टायर यहाँ पे दिया गया है 110/70 17 इंच। ब्लैक डाउट एलॉय व्हील्स इसके अंदर आपको दिए गए हैं। ये साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है, यहाँ पे इंडिकेटर आप देख सकते हैं। ये साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेड कलर का स्ट्राइप्स दिया है। ग्राफिक्स मैं कह सकता हूँ, ग्राफिक काफ़ी चेंज हुआ है। ये साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेड कलर का स्टिकर दिया है, निंजा का नाम कुछ ऐसा लिखा गया है। ये बहुत अच्छा दिखता है। एंड थोड़ी बहुत बाइक गंदी हुई है बिकॉज यहाँ पे बारिश हो रही है 3-4 दिन से, तो बारिश के टाइम पे अगर बाहर चलाओगे तो यही हालत होगी। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट कलर दिया गया है, साथ ही साथ कावासाकी का नाम यहाँ पे लिखा गया है। इस डिज़ाइन को देख के मुझे ZX14R की याद आती है। ये सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है। जब इंजन हीट होता है तो जो गर्मी है यहाँ से निकल जाती है। राइडर जो होता है उसको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। वैसे भी इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन आपको मिलता है। काफ़ी बड़ा रेडिएटर यहाँ पे दिया गया है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 140 mm, जो मेरे हिसाब से इंडियन रोड्स के लिए ठीक ठाक है। इंडियन रोड्स के लिए ठीक है। अभी मैं चला के लेके आया, मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुई स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से निकालने में भी। एंड अब बात करते हैं इंजन के बारे में। सो ये है 296 cc का पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 39 PS का। 11,000 RPM पे आपको 39 PS का पावर मिलता है एंड 26.1 Nm का टॉर्क मिलता है 10,000 RPM पे। लिक्विड कूल्ड इंजन है, BS6 इंजन है एंड ये DOHC सेटअप है। 8 वॉल्व इसके अंदर आपको मिलते हैं। पीछे की तरफ अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फिर से स्टिकर वगैरह दिए गए हैं। साउंड एक बार आपको मैं सुना देता हूँ। ये BS6 इंजन है तो साउंड थोड़ा कम आएगा, लेकिन अगर मैं BS6 से कंपेयर करूँ BS4 को तो इसका जो बेस है एग्जॉस्ट का वो काफ़ी बढ़ गया है। तो बाइक कुछ ऐसा साउंड करती है। पैरेलल ट्विन इंजन है तो साउंड काफ़ी अच्छा आता है। हाई रेव पे आपको इंजन का जो साउंड है वो और भी अच्छा लगेगा। इसमें आपको स्टेप अप सीट दी गई है। ये सीट काफ़ी वाइड है, आप आराम से बैठ सकते हो। सीट हाइट 780 mm है, तो अगर आपकी हाइट 5.3 5.4 भी है तो आप इसको आराम से चला पाओगे। मेरी हाइट है 5.8। मेरे दोनों पैर फ्लैट ज़मीन पे टिकते हैं, उसके बाद में थोड़ा जो घुटना है वो मुड़ जाता है। सीट स्टेप अप है, ये सीट काफ़ी अच्छी है। आपको मुझे लगता नहीं कि आफ्टर मार्केट को सीट लगानी पड़ेगी। पीछे की सीट है, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत और वाइड होती यहाँ से तो अच्छा लगता था, लेकिन फिर वो दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो अगर आप छोटे मोटे राइड करते हैं 100-200 किलोमीटर की पिलियन के साथ तो ये सीट कंफर्टेबल रहेगी। उससे ज़्यादा मैं एडवाइज़ आपको नहीं करता हूँ। एक चीज़ और है जो शायद इन्होंने निकाल दी है, वो है इसका जो ग्रैब रेल, वो बहुत बड़ा आता है जो इन्होंने ऑलरेडी निकाल दिया है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं गाड़ी लेते हैं, पहली चीज़ वही करते हैं कि वो ग्रैब रेल जो है वो निकाल देते हैं। पीछे आपको
टेल लाइट कुछ ऐसी दिखती है, इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए हैं, इसके अंदर कुछ चेंज हुआ नहीं है। पीछे का जो टायर है वो 140 सेक्शन का है, 140/70 17 इंच का। ये भी आपको MRF का जैपर टायर मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं MRF का टायर ये दिया गया है। ब्लैक आउट एलॉय व्हील दिया गया है। पीछे का जो डिस्क ब्रेक है उसका साइज है 220 mm। ड्यूल चैनल ABS आपको मिलता है एंड ABS है, ऑब्वियसली आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते, आपको ऑन में रखना पड़ेगा। चेन किट है जो एकदम से कम्प्लीटली ओपन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ से ओपन दिया गया है। तो जैसे कवासाकी आपको बोलती है कि कितने किलोमीटर पे इसको क्लीन करना है, कैसा इसका मेंटेनेंस करना है, उसके हिसाब से आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे साड़ी गार्ड दिया गया है जो अगेन ऑब्वियसली लोग इसको निकाल देते हैं। एल्यूमिनियम फुट पैक्स आपको दिए गए हैं। गियर बॉक्स की बात करें तो 6 स्पीड गियर बॉक्स इसमें आपको दिया गया है। इसके साथ ही साथ आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिलता है। असिस्ट क्लच में आपको फ़ायदा क्या होता है, जब आप ट्रैफिक में ज़्यादा चलाते हो तो आपको ये बार बार पुल करना पड़ता है। तो अगर इसमें असिस्ट क्लच नहीं है तो थोड़ा हार्ड होता है इसको प्रेस करना, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो मैं एक उंगली से भी इसको आराम से प्रेस कर पा रहा हूँ। इसमें आपको 17 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया गया है। कंपनी कोई माइलेज वगैरह क्लेम नहीं करती है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 26 से लेकर 27 किलोमीटर पर लीटर माइलेज मिल जाना चाहिए, स्पेशली ऑन हाईवेज। ये स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी में आती है। 17 लीटर का जो पेट्रोल टैंक है वो मेरे हिसाब से एकदम से सही पेट्रोल टैंक इन्होंने दिया है। उससे ज़्यादा आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, फिर गाड़ी का वेट ज़्यादा हो जाएगा। क्या बात है भाई। इसमें आपको डिजिटल एंड एनालॉग सिस्टम कंसोल दिया है। ये साइड में न्यूट्रल की लाइट दी गई है। ABS का इंजन माल फंक्शन, जब भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको RPM की इन्फॉर्मेशन मिलती है 15,000 RPM, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया 10,000 RPM पे आपको जो टॉर्क है वो पूरा मिल जाता है। 11,000 RPM पे आपको पूरी जो पावर है वो मिल जाती है 39 PS की। यहाँ पे 2 स्विचेस दिए गए हैं, डिफरेंट जो यहाँ पे ऑप्शन है उनको टॉगल करने के लिए। यहाँ पे डिजिटल जो स्क्रीन दी गई है उसके अंदर आपको ऑडो की रीडिंग दी गई है। यहाँ पे आपको स्पीड दिखती है, यहाँ पे कितना पेट्रोल है बाइक के अंदर उसका इंडिकेशन यहाँ पे दिया गया है। क्लॉक यहाँ पे दी गई है। अब ये जो बटन है इसको एक बार प्रेस करके देखते हैं। सो ट्रिप A, ट्रिप B, ऑडोमीटर। इसके अलावा कुछ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। एक चीज़ मिसिंग है वो है इसका गियर पोजीशन इंडिकेटर। बस कर भाई, बस कर। एक चीज़ इसमें आपको नहीं मिलती है वो है गियर पोजीशन इंडिकेटर। मुझे लगता है कि वो ऐड कर देना चाहिए था इस बार तो BS6 वेरिएंट के साथ कवासाकी को, बट वो अभी आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको पास का स्विच दिया गया है, हाई बीम लो बीम का स्विच दिया गया है, इंडिकेटर का स्विच दिया है। आपको हॉर्न भी एक बार सुना देता हूँ, उतना ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। यहाँ पे आपको इंजन कट ऑफ का बटन दिया गया है एंड नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया है एंड किक इसके अंदर आपको मिलता नहीं है। हु नीड्स किक। सामने आपको 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है एंड पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो पीछे आपको मिलता है प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन, जिसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जो कंपनी ने दिया है सेटिंग वही आपको यूज़ करना पड़ेगा। एंड कंपनी ने ये भी इस बार बताया है कि जो सस्पेंशन है उसको अलग से ट्यून किया है। अब मैं जब चला रहा था ये बाइक को तो पुराने वाला जो BS4 जब मैंने चलाया था तो थोड़ी बहुत मुझे लगा था कि इसका सस्पेंशन स्टिफ है, मतलब छोटा मोटा जैसे गड्ढे वगैरह आते हैं, कभी कोई स्पीड ब्रेकर आता है या फिर रोड गंदी आती है तो बाइक उछलती थी, लेकिन इस बार इन्होंने अच्छे से ट्यून किया है। अब ये जो BS6 इंजन है इसमें मैकेनिकल चेंज भी हुए हैं, मतलब इंजन के अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि इसमें आपको अभी मिलता है ड्यूल थ्रोटल वॉल्व। ये ड्यूल थ्रोटल वॉल्व क्या होता है कि जब आप इनिशियल पिकअप बाइक का लेते हो, जितना पावर आपको इनिशियल पिकअप में मिलता है और जितना पावर आपको इनिशियल RPM में मिलता है, सेम पावर आपको हायर RPM तक मिलता है। सेम टेक्नोलॉजी ZX 10R में यूज की जाती है एंड ये पहले नहीं थी लेकिन अभी आपको मिलती है। इसका मतलब ये है कि भाई आप कोई भी RPM में चलाओ आपको एकदम से लीनियर पावर मिलेगा। कुछ लोगों से मैंने बात की थी, जैसे मेरे दोस्तों के पास भी निंजा 300 है, तो उन्होंने बोला कि यार इसका जो इनिशियल पिकअप है वो थोड़ा लैग करती है, लेकिन अब मैं शोरूम से लेकर यहाँ ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर में चला के लाया हूँ, बहुत अच्छा पुल करती है। तो ड्यूल थ्रोटल वॉल्व होने की वजह से क्या है, आपको कोई भी RPM में लीनियर पिकअप आपको मिलता है। अब करते हैं इसकी राइड। अगर वीडियो को आप यहाँ तक देख चुके हैं तो अभी आप आगे भी देखिए। दिस इज़ वेरी स्मूथ इंजन। आपको थोड़े से वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं एंड वो जो वाइब्रेशन आते हैं ना वो फर्स्ट एंड सेकंड गियर में आप ऑलमोस्ट 10,000 RPM जब पहुंचते हो ना वो टाइम पे आपको थोड़े से वाइब्रेशन आते हैं, वो भी सिर्फ एंड सिर्फ फुट पैक्स पे। बट दोनों फुट पैक्स पे मुझे वाइब्रेशन नहीं आया, सिर्फ एंड सिर्फ जो लेफ्ट का फुट पैक है उस पर मुझे थोड़े बहुत वाइब्रेशन देखने को मिले। दैट इज़ स्ट्रेंज, बट पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन थोड़े से। अगर मैं थर्ड गियर में इसको फुल RPM पे भगाता हूँ तो मुझे कोई वाइब्रेशन नहीं आएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर।
अब सबसे पहले बात करेंगे इसके सीटिंग पोस्चर के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो सीट हाइट है वो है 780 mm। सो अगर आपकी हाइट कम है जैसे 5.3 5.4 तो आप ये बाइक को आराम से चला पाओगे। अगर आपकी हाइट 6 फीट या उससे ज़्यादा है तो भी आप बाइक को आराम से चला पाओगे। सीटिंग पोस्चर स्ट्रेट अपराइट तो मैं नहीं कहूँगा, आपको थोड़ा सा सामने झुक के बैठना पड़ता है। ये बाइक है ना, ये आती है स्पोर्ट्स टूरर में। तो इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो आपको टूरिंग के लिए कंफर्टेबल रहेगा, आपको ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा हाथ जो है एकदम से स्ट्रेट है। हैंडल इस बार इन्होंने थोड़ा सा राइज किया है एंड क्लिप ऑन से आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ब्लैक आउट आपको हैंडल दिया गया है। थोड़ा मुझे फ्लैट प्रोफाइल लगता है इसका, लेकिन ज़्यादा आपको सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हो 100 200 या 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर एक दिन में, तो आप आराम से कर पाओगे, आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। क्लच जो है काफ़ी स्मूथ है, मैं एक उंगली से इसको प्रेस कर सकता हूँ। आप देखिए, ये देखिए। नॉर्मली मैं जब हायर गियर में होता हूँ 3rd गियर के बाद में क्लचलेस शिफ्टिंग करता हूँ। अभी मैं क्लचलेस शिफ्टिंग कर रहा हूँ, आपको दिखेगा नहीं बिकॉज इसमें आपको जो गियर पोजीशन इंडिकेटर है वो नहीं दिखेगा। अब मैं क्लचलेस शिफ्टिंग किया है तो अभी मैं 6th गियर में चल रहा हूँ। अगर मुझे डाउन शिफ्ट करना है तो ईजिली मैं डाउन शिफ्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप क्लचलेस शिफ्टिंग कर सकते हैं। गियर शिफ्ट काफ़ी स्मूथ है, आपको वो टक वाली साउंड आती है ना जो अच्छी फील देती है, वो साउंड आपको इसके अंदर आती है। लेकिन जो क्लच लीवर है उसको प्रेस करने में या फिर गियर को शिफ्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप इजीली शिफ्ट कर पाओगे। इस बार कावासाकी ने मेंशन किया है अपनी वेबसाइट पे कि उन्होंने जो सस्पेंशन है उसको अलग से ट्यून किया है। BS4 और उसके पहले वाला, जहाँ तक मुझे पता है कि BS4 मैंने जब टेस्ट राइड किया था तो नॉर्मल जैसे रोड होते हैं ना, उनमें बाइक थोड़ी ज़्यादा उछल रही थी, सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ था। लेकिन अभी आप देख सकते हो, मेरी आवाज़ से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि बाइक उछल रही है या फिर नहीं। तो ये जो रोड है थोड़ा सा यहाँ पे तो क्लीन ही रोड है, लेकिन मैंने पीछे जब मैं शोरूम से लेके आ रहा था बाइक को तो मैंने वहाँ पे फील किया थोड़ी रोड ख़राब भी थी। बाइक का जो सस्पेंशन है वो लिटरली इन्होंने ट्यून किया है इस बार ट्यूरिंग कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। जो लोग ज़्यादा ट्यूरिंग करते हैं, जो लोग सिटी के अंदर चलाते हैं स्पेशली बैड रोड्स पे, उनके लिए बहुत अच्छा सस्पेंशन इस बार इन्होंने ट्यून किया है। पीछे आपको प्रीलोड एडजस्टमेंट मिलते हैं, दैट मीन्स आप खुद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने बहुत सारी बाइक्स ऑन की है, मेरे पास भी बाइक्स हैं, मैंने आज से कोई भी बाइक का सस्पेंशन ऐसे ट्यून किया नहीं। बट अगेन अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए या फिर आपको ज़्यादा स्टिफ चाहिए, आप हाई स्पीड ज़्यादा करते हो, तो वो टाइम पे आप अपने हिसाब से इसको ट्यून कर सकते हो। अब ये देखो, मैं ये बैड रोड पे चला रहा हूँ, ये जो बीच में आपको गड्ढे दिख रहे हैं, आपको मेरी आवाज़ से मालूम पड़ जाएगा कि सस्पेंशन कितना अच्छे से ट्यून किया गया है। ये देखो ये आप देख सकते हैं, मैं वांटेडली गंदी रोड पे लेके जा रहा हूँ। लेफ्ट में देखते हैं, ख़राब रोड आनी चाहिए तब रोड ख़राब नहीं आती है, जब हम नहीं चाहते हैं आए तब आती है। तो आगे कहीं देखते हैं हमें ख़राब रोड मिलेगी तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे। वाह, ब्रेक्स कावासाकी की आप कोई भी बाइक उठा लो, इनकी ब्रेक्स बहुत अच्छे होते हैं। ये जो बाइक है ना, ये हाई स्पीड्स के लिए बनी होती है। आप इसको 120 130 पे आराम से ऑल द डे लॉन्ग क्रूज कर सकते हो। सो वो टाइम पे क्या है, जब आप हाई स्पीड पे जाते हो ना, सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ रहना चाहिए सो दैट बाइक बैलेंस रहे, कंट्रोल्ड रहे। ये रोड एकदम से फ्लैट नहीं है, थोड़ी बहुत आपको बाइक उछलते हुए दिखेगी, लेकिन ये सिर्फ आपको बाइक उछलते हुए दिख रही है, आपको जो सीट है उसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ से एक बार यू टर्न मार के फिर से एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे थोड़ी मुझे ख़राब रोड दिख रही है, उछलने वाली पत्थर के ऊपर तो नहीं चढ़ा सकता मैं बिकॉज कंपनी की गाड़ी है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत आपको गड्ढे वड्ढे मिल जाएंगे, ऊबड़ खाबड़ रोड मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ में कुछ अगर आपको फ़र्क नज़र आ रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि इन्होंने कुछ सेटअप किया नहीं है, कुछ ट्यूनिंग की नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा सस्पेंशन पे काम किया है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी और ख़राब रोड है, ये शायद आपको कैमरे में नहीं दिखेगी, लेकिन मुझे पता चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा आगे जाके ब्रेक टेस्ट करेंगे, 0 से लेकर 60 तक मैं इसको लेके जाऊँगा, फिर हम ब्रेक मारेंगे एंड फिर देखेंगे कि बाइक कितना जल्दी रुकती है। तो पीछे एक बार हम देख लेते हैं कोई आ रहा है या नहीं। अभी कोई नहीं आ रहा पीछे।
ना तो पीछे का टायर स्किड हुआ है, ना सामने का टायर स्किड हुआ है। जहां मैंने सोचा बाइक वहीं पे रुकी है। सो ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं। जस्ट दैट कि आपको ध्यान रखना होगा कि ब्रेक्स कैसे मारने हैं। एंड वैसे भी ABS है तो ABS अच्छा ही काम करेगा, बट ABS है इसका मतलब ये नहीं कि टायर स्किड नहीं होता है। ABS की भी अपनी खुद की लिमिटेशंस होती है। कई लोग क्या करते हैं, हाँ यार ABS है ना, मैं 100 की स्पीड पे जाके एकदम से सामने जाके ब्रेक मारूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मशीन है, इसकी भी लिमिटेशंस होती है। तो आपको ये सोच के ब्रेक मारना है कि आपको ना तो ABS है ना कुछ और, सिर्फ आपके पास ब्रेक है। तो थोड़ा देख समझ के ब्रेक यूज़ कीजिए। रही बात इंजन की, सो अभी इंडिया में ये CC सेगमेंट में सिर्फ एंड सिर्फ 2 ही बाइक है करंटली जो मार्केट में, सिर्फ 2 ही बाइक है। एक ये है, एक मेरे हिसाब से बेनेली का 302 है या फिर बेनेली 300 है। सो ये 2-3 बाइक्स ही है। बट अगर मैं बात करूँ रिफाइनमेंट की, पिकअप की, तो निंजा 300 का अपर एंड रहेगा। निंजा 300 का जो पिकअप है, जो उसका रिफाइनमेंट है, उसका कोई मैच नहीं है। अभी तक यामाहा ने कुछ कंफर्म नहीं किया है कि R3 कब तक आ सकती है, लेकिन अगर R3 आएगी तो R3 और इसका जो प्राइस का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 50-60,000 रहेगा। बिकॉज लास्ट वाली जो R3 सेल हुई थी, आई मीन जो BS4 सेल हो रही थी, दैट वाज अराउंड 4.5 lakhs। एंड इसका ऑन रोड मैक्सिमम मेरे हिसाब से 3.8 आपको पड़ेगा। इसके लिए आप कवासाकी शोरूम में कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसका टेस्ट राइड लो पहले। आपको फर्स्ट सेकंड गियर में अगर आप रेड लाइन मारते हो, 10 से 11,000 RPM पे जाते हो, तभी आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशन आते हैं। बाकी आप कितना भी आप इसको एग्रेसिव मारो, भी आपको दिखाता हूँ, देखो। बहुत अच्छा पिकअप लेती है। एंड एक चीज़ और, अगर मैं बाइक को लोअर स्पीड में 3rd या 4th गियर में भी चला रहा हूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मतलब जब आप हायर गियर पे लोअर RPM में चलाते हो या फिर लोअर स्पीड में चलाते हो, तो वो टाइम पे बाइक में थोड़ा बहुत जर्क्स का साउंड आता है, बाइक झटके लेना स्टार्ट कर देती है। ये बाइक में अगर आप देखोगे, अभी मैं 3rd गियर में चल रहा हूँ, अभी मैं 4th में चला गया, मैं क्लचलेस शिफ्टिंग कर रहा हूँ, अभी मैं 5th में चला गया, अभी मैं 6th में चला गया। 6th गियर में मैं 35 की स्पीड पे चल रहा हूँ, 3,000 RPM पे, एकदम से आराम से चल रही है। नो नॉकिंग साउंड, नो जॉक्स, नथिंग। मैं थोड़ा और स्पीड कम करता हूँ, आपको फिर दिखाता हूँ। हालांकि आई वुड नेवर सजेस्ट यू गाइज टू राइड बाइक ऑन हायर गियर इन लोअर RPM। कभी भी लोअर RPM पे आप हायर गियर पे मत चलाइए, मतलब कम स्पीड में हायर गियर पे मत चलाइए। उससे फ़र्क पड़ता है आपके क्लच प्लेट पे, उससे फ़र्क पड़ता है आपके गियर बॉक्स पे। अभी आप देखो, मैं 35 की स्पीड पे इसको करता हूँ, 6th गियर में चला रहा हूँ, 35, 34, 30 की स्पीड पे। सो दिस क्लियरली शोज दैट कि इंजन का जो रिफाइनमेंट है वो बहुत अच्छा है। अभी मैं और भी कम ला सकता हूँ इसको, मैं 30 की स्पीड पे भी इसको चला सकता हूँ 6th गियर में। अभी देखो, एक भी गियर बाकी नहीं पड़ा है। अब देखो, तो अभी मैं 29, 28, 29, 30 की स्पीड पे 6th गियर में चल रही है बाइक 2000 RPM पे। टायर का जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा है, 140 सेक्शन का पीछे का टायर है जो काफ़ी वाइड है। स्पेशली जब आप बारिश में इसको चलाते हो या फिर आप सडन ब्रेक मारते हो या फिर हाई स्पीड पे चलाते हो, तो फैट टायर होने की वजह से आपको काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी मिलेगा। ब्रेक जब लगाओगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। वैसे ड्यूल चैनल ABS आपको इसके अंदर मिलता है, लेकिन जब भी आप ब्रेक लगाते हो स्ट्रेट लाइन में ब्रेक लगाइए। कभी टेढ़ा करके लोग ब्रेक लगाते हैं तो पक्का बाइक गिरी जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन में ब्रेक लगाने की कोशिश कीजिए। ग्राउंड क्लियरेंस से मुझे लगता नहीं कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है जब आप 2 लोगों के साथ बैठते हो, अगर पिलियन कोई है हट्टा कट्टा, तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज जब भी आप ये बाइक्स को चलाते हो तो सिंगल ही जाते हो, जहाँ तक मुझे पता है। बट ड्यूल में 2 लोग भी अगर बैठते हो तो दिक्कत कुछ होने वाली नहीं है। मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी इसकी सीट हाइट। भाई कोई भी हाइट का राइडर इसको चला सकता है। आपका अगर दोनों तरफ पैर नहीं टिक रहे हैं बाइक पे, तो मैं बोलता हूँ कि अवॉइड कीजिए। बिकॉज ऐसा नहीं कि आप कभी भी स्ट्रेट रोड पे चलाओगे या फिर फ्लैट रोड पे चलाओगे, कभी कभी आपको ऑफ रोड भी लेके जाना पड़ सकता है। तो वो टाइम पे आपके दोनों पैर टिकना बहुत ज़रूरी है। आपको एक बार फाइनल टाइम इसका एग्जॉस्ट सुना देता हूँ। सो ये था मेरा पर्सनल राइडिंग एक्सपीरियंस ऑन दिस कावासाकी निंजा 300 BS6। ये प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि दी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक ये है। मैं ये बाइक का रिव्यू कर रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आप एक बार बाइक को चलाइए, आप खुद जान जाओगे कि मैं क्यों इसको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी इन इंडिया बोल रहा हूँ।
ट्विन सिलेंडर में अभी जो बाइक है, 2-3 ही बाइक है, उनमें ये मुझे बेस्ट लगी। सो अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं ये बाइक के बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे मिल जाएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है बाइक को लेके आप मुझे वहाँ पे पिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसको ख़रीदना है या फिर कोई भी आपको डिटेल चाहिए बाइक को ख़रीदने से रिलेटेड तो आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो के बाद में या फिर ये वीडियो को पहले एक वीडियो और आएगा जहाँ पे हम इसका 0 to 100 या फिर फर्स्ट 3 गियर चेक करेंगे कि कितनी स्पीड ये जाती है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ एंड जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं वहाँ पे मुझे ज़रूर फॉलो करें। बाय बाय, टेक केयर।